कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि उन सवालों तक भी पहुंचाते हैं जिनका जवाब सालों से कहीं दबा हुआ होता है। ऐसे ही एक छोटा सा परिवार, सौरभ, सिमरन, प्रिया और आरव, हिमाचल की ऊंचाई से उतरकर अब वापस लौट रहा था, एक ऐसे रास्ते से जो नक्शे में तो था लेकिन किसी की यादों में नहीं। रात का समय था और सड़क वीरान। इतना सन्नाटा था कि गाड़ी के टायर जैसे किसी पुरानी आत्मा की सांसों पर चल रहे हों। अरे अरे, हमने बोला था कि हमें घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं पहुंचना। इतनी तेज गाड़ी चलाओगे तो घर पहुंचने का तो पता नहीं, तुम हमें कहीं और ही पहुंचा दोगे। रिलैक्स सिमी, सब कंट्रोल में है। बस ये शॉर्टकट पकड़ लिया है, टाइम बच जाएगा। हाँ, बचा तो सब कुछ ही जाएगा शायद, टाइम के साथ साथ जान भी। अरे सौरभ, ये सामने ये लोगों का झुंड कैसा आ रहा है? सौरभ ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसकी सांस अटक गई जब उसने देखा सामने धुंध से निकलते हुए गांव के आदिवासियों जैसा एक विशाल झुंड, हाथों में जलते हुए मिट्टी के दिए थामे, कोई अनजानी कड़कटू और धीमी गति की लोक धुन गाते हुए ठीक उनकी गाड़ी की ओर बढ़ता चला आ रहा था। मम्मी, ये लोग कौन हैं? आधी रात को यहाँ, और इनके कपड़े कहाँ हैं? बेटा, ये लोग शायद आदिवासी हैं, शायद कोई जुलूस होगा या कोई लोकल त्योहार। जुलूस? इस वीराने में? इतनी रात को? नहीं सिम्मी, ये आदिवासी नहीं है, ये कोई और है। मुझे नहीं पता क्या है, पर ये इंसान नहीं लगते। ये एक छलावा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने समय में कुछ आदिवासी प्रजातियां जब किसी अपने का देहांत होता था तो उसकी आत्मा की शांति के लिए पूरे कबीले में जलते दियों के साथ एक अंतिम यात्रा निकालते थे। वो कोई साधारण रस्म नहीं होती थी, बल्कि आत्मा को सही दिशा में भेजने की एक रहस्यमयी परंपरा थी। मगर ये सब तो बहुत सालों पुरानी बातें हैं। आज के दौर में न यहाँ कोई कबीला बचा है और न ही वैसी कोई परंपरा निभाई जाती है। तो फिर ये लोग कौन हैं? ये दिए किसके लिए जल रहे हैं? और ये गीत किस आत्मा को विदा देने की तैयारी है? वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि सौरभ ने धीमे धीमे गाड़ी आगे बढ़ाई। हाथों में दिए लिए वो रहस्यमयी झुंड जैसे किसी अदृश्य लकीर के सहारे सड़क पार करता हुआ सड़क के किनारे खड़े एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उस पेड़ के चारों ओर गहरा सन्नाटा और घना जंगल फैला था, जैसे कोई पुराना रहस्य उस पेड़ की जड़ों में गड़ा हो। उन लोगों ने, जो आदिवासियों जैसे तो लगते थे, मगर उनके चेहरे पर कोई समय की रेखा नहीं थी, अपने हाथों में थामे मिट्टी के दिए एक एक करके उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। दियों की लौ तेज हवा के बावजूद एक पल को भी नहीं कांपी। और तभी उनमें से एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखें जलते दियों से भी ज्यादा चमकदार थीं, धीरे से पलटा और सीधे सौरभ की गाड़ी की ओर देखने लगा। सौरभ, वो देख रहा है हमारी तरफ। उसकी आंखें तुम्हें भी दिख रही हैं ना? मम्मी, वो आदमी मुस्कुरा रहा है, पर उसका चेहरा जैसे धुंधला हो रहा है।
मम्मा, वो लोग हम लोगों के ही तरफ देख रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा जल्दी यहाँ से चलो ना। और फिर सिर्फ एक पल के भीतर उन सब की आंखों के सामने वो पूरा कबीला धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल गया। न कोई आवाज, न कोई पदचाप, बस उस पीपल के पेड़ के नीचे जले हुए दियों की कतार, और चारों तरफ फिर वही पुराना सन्नाटा। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि वहां भी पहुंचा देते हैं जहां जाने का कभी सोचा भी नहीं होता। गाड़ी अभी थोड़ी दूर ही चली थी। पीछे का सन्नाटा जैसे अभी तक लटका हुआ था। सबके चेहरों पे डर की परत जमी हुई थी। सौरभ, क्या अब ठीक से निकल आए हम उस जगह से? पता नहीं यार, जो देखा वो आंखों से गया नहीं अब तक। दियों की वो कतारें और वो सबका हवा में उड़ जाना, कुछ तो था, कुछ तो अजीब था सिम्मी। पापा, वो लोग फिर से तो नहीं आएंगे ना? मुझे घर जाना है मम्मा, अब डर लग रहा है। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं होगा। अब हम निकल आए ना। सौरभ जैसे ही मोड़ से गाड़ी निकालता है, सिमरन की चीख निकल जाती है। सौरभ ने झटके से ब्रेक मारा, गाड़ी खड़खड़ा के रुक गई। अब चारों की नजरें सामने टिक गईं। और वहां फिर वही लोग, इस बार और पास और शांत। वो झुंड दिए हाथ में थामे, जैसे पिछले 100 सालों से बस यहीं खड़े थे। मम्मा, ये लोग पीछा कर रहे हैं क्या हमें? नहीं, ये पीछा नहीं कर रहे। ये हमें कुछ दिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं शायद। घर जाना है हमें। ये जगह, ये लोग, ये सब कुछ बहुत अजीब है। और तुम हमें बस समझा रहे हो। अब और नहीं। गाड़ी मोड़ो सौरभ, अभी। बस चलो यहाँ से, अभी के अभी। ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं किसी तरह। अब गाड़ी स्टार्ट होती है और सौरभ बिना पीछे देखे आगे बढ़ा देता है। हर किसी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें चौड़ी, दिलों की धड़कन गूंज रही थी। रास्ता जैसे जैसे बदलता जा रहा था, वातावरण और भी अजनबी होता जा रहा था। अब कोई लाइट नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ काली मिट्टी की सड़क और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़। पापा, ये रास्ता तो हम आए थे, ये तो वैसा नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कोई और रास्ता पकड़ना पड़ा बेटा। वो लोग जैसे पीछा कर रहे थे, ये शायद नया मोड़ है। या फिर वो हमें इसी रास्ते पे लाना चाह रहे थे। ओ नहीं, नहीं यार, अब ये क्या हो रहा है? गाड़ी क्यों बंद हो रही है सौरभ? पापा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? स्टार्ट नहीं हो रही। शायद इंजन गर्म हो गया या कुछ और। देखा ना, ये रास्ता ही अशुभ है। ये सब कुछ तो है जो हमें यहाँ लाया गया है। कुछ अपने आप। कुछ मिनट चुप्पी रही, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी पापा, वहाँ देखो, वो सामने कुछ चमक रहा है। हाँ, लगता है कोई दुकान है या छोटा सा घर। रोशनी जल रही है। इतनी रात को इस वीराने में कोई दुकान कैसे हो सकता है? चाहे जो हो, लेकिन कम से कम कोई तो जगह है। चलो चलकर देखते हैं। ये वही धुन है मम्मा, जो वो लोग गा रहे थे ना? हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। चलो जल्दी, उस रोशनी तक चलते हैं।
कुछ ही मिनटों में वो उस जगह तक पहुंचे, वो दुकान जैसी दिखने वाली जगह जो आधे से ज्यादा जर्जर थी, पर अंदर से एक पीली धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। मम्मा, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। शायद कोई बूढ़ी औरत है वहां। चलो देख लें, कुछ मदद मिल जाए। रात का सन्नाटा अब और भी गहराता जा रहा था। चारों लोग उस पुरानी टूटी फूटी दुकान के पास पहुंचे, जिसकी उड़ी हुई दीवारों पे जाले इस तरह लटक रहे थे जैसे वक्त की कोई चुपचाप गवाही दे रहे हों। झिलमिलाती हुई वो दुकान दूर से किसी रहस्यमयी जादू की तरह लग रही थी, जैसे या तो वो उनका स्वागत कर रही हो या फिर कोई अनसुनी चेतावनी दे रही हो। उस पुराने लकड़ी के चबूतरे पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उनकी ओर देखा। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा जैसे किसी सूखे कागज पर उकेरी गई कोई पुरानी लिपि हो। उसकी आंखें गहराई में जैसे कुछ छिपा हुआ था, डर या शायद सच्चाई। बेटा, इस रास्ते पे इस वक्त कौन आता है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग घूमने के बाद लौट रहे थे। हिमाचल से एक शॉर्टकट पकड़ लिया और फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी। हमने एक झुंड देखा, दियों के साथ। आदिवासी जैसे दिखने वाले लोग, वो सब जैसे हवा में गायब हो गए और फिर दोबारा सामने आ गए। उनकी आंखें और उनका गाना, मम्मी कह रही थी वो आत्मा के लिए जुलूस निकाल रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग उसी रास्ते से आए हो जिसे नीरव पगडंडी कहते हैं? नीरव? क्या? नीरव पगडंडी एक पुराना रास्ता है। बहुत पुराने समय से माना जाता है कि वो रास्ता सिर्फ जगह नहीं है, वो एक बीच की दुनिया है जहाँ कभी कभी आत्माएं अटक जाती हैं और जो जीवित होते हैं वो गलती से वहाँ पहुँच जाएं तो वो या तो कुछ समझ जाते हैं या फिर हमेशा के लिए खो जाते हैं। पर हम तो बस लौट रहे थे, किसी को परेशान नहीं किया। शायद तुम्हें बुलाया गया हो, या शायद तुम कुछ ऐसा लेकर जा रहे हो जिसे वो आत्माएं पीछे छोड़ना नहीं चाहती। क्या मतलब? हम कुछ लेकर थोड़े ही आए हैं, हम तो बस रास्ता छोटा करना चाह रहे थे। रास्ते छोटे नहीं होते बेटा, रास्ते सिर्फ वो दिखाते हैं जो तुम देखने के लिए तैयार हो। और शायद आज रात तुम्हारा सामना कुछ ऐसे सवालों से होना है जो सालों से तुम्हारे साथ थे लेकिन कभी सामने नहीं आए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। झिंगुरों की आवाज और दूर बांसुरी की धुन अब और भी गहरी लग रही थी। मम्मा, मुझे भूख लगी है। ठहरो, कुछ लाती हूँ। थोड़ा दूध और रोटी बची है, शायद बच्चों को कुछ राहत मिले। वो धीमे कदमों से टूटी फूटी दुकान के भीतर चली गई। तुमने देखा वो क्या कह रही थी कि हमें बुलाया गया है? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया हमारे पीछे? या फिर कोई जिसे हमने भुला दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमसे कुछ कहना चाह रहा है? मम्मा, अगर वो लोग इंसान नहीं थे तो क्या वो भूत थे? नहीं बेटा, वो बस रास्ते में मिले थे, बस एक सपना समझो। कुछ देर बाद बूढ़ी महिला हाथ में एक पुरानी तश्तरी और 2 गिलास लिए बाहर आई। लो, कुछ गरम दूध है बच्चों के लिए, थोड़ी मक्के की रोटी भी है, सुखाई हुई। पेट में कुछ पड़ेगा तो मन थोड़ा ठहरेगा। प्रिया और आरव ने बिना कुछ कहे वो खाना ले लिया। सौरभ और सिमरन अब भी सवालों में उलझे खड़े थे। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? मतलब क्या रास्ता है वापसी का? निकलना होगा,
लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उस पीपल के पास से वापस जाओगे, अगर उन दियों की लो अब भी जल रही हो तो रुको मत, नजरें मिलाना मत। कुछ भी हो जाए पलट के मत देखना। और अगर वो सब वहाँ ना हो तो समझ जाना कि तुम अब एक और परत में हो। और अगर हम वापस न जा पाए तो फिर तुम्हारा नाम भी इस दुकान की दीवारों में लिखा जाएगा। बूढ़ी महिला खाना देकर भीतर चली गई। सौरभ, सिमरन, प्रिया और आरव दुकान के बाहर बैठ गए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन भूख के आगे हार मानकर। थोड़ी देर में दुकान की बत्ती बुझ गई। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, जैसे वो महिला वहां थी ही नहीं। लगता है बुड्ढी अम्मा सोने चली गईं। थकान तो हमें भी हो रही है। कमाल है, बिना कुछ पूछे हमें खिला दिया और अब गायब। मम्मा, वो दुकान अब अंदर से बिल्कुल अंधेरी हो गई है। और मम्मा, वो बांसुरी की आवाज फिर से आ रही है। मम्मा, वो लोग फिर से आ गए क्या? अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ इस टूटी दुकान पर क्या कर रहे हो? इतनी रात इस वीराने में? चारों चौंक कर पीछे मुड़े। एक दुबला पतला बुजुर्ग। जी, हम रास्ता भटक गए थे और एक बूढ़ी महिला, उन्होंने हमें यहीं कुछ खाने को दिया। बूढ़ी महिला? कौन महिला बेटा? इस दुकान को तो सालों हो गए बंद हुए और यहाँ कोई नहीं रहता अब। नहीं, अभी कुछ देर पहले ही वो हमें दूध और रोटी दे गई थी। रोटी, दूध? बेटा, ये सब तुम लोगों ने शायद देखा नहीं। तुम फंस गए हो। फंस गए मतलब? ये जगह कभी एक गांव था यहाँ, जिसके लोगों ने एक बार अपने बुजुर्गों को भूत प्रेत समझकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं कि वो सब आत्माएं अब कभी चैन नहीं पाईं और तभी से ये रास्ता एक धुंध में बदल गया है। लेकिन आप यहाँ कैसे हैं? मेरा घर पास ही है। चलो बेटा, अंधेरा हो रहा है, यहाँ मत रुको। इस दुकान की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है जो तुम देखना नहीं चाहोगे। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब तक जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और अब एक और अजनबी उन्हें अपने घर ले जाने को कह रहा था। लेकिन और क्या विकल्प था? बूढ़ा आदमी उन्हें एक संकरी पगडंडी से होते हुए अपने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में ले गया। घर मिट्टी और पत्थरों से बना था, दीवारें सीलन से भरी हुई, लेकिन भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। रात तो यहीं काट लो बेटा, सुबह मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। धन्यवाद बाबा, आज बहुत कुछ झेला हमने। हाँ, थक भी गए हैं। बूढ़ा आदमी अंदर से एक पुरानी चादर और कुछ फटे गद्दे लाया। प्रिया और आरव जल्दी ही मां बाप की गोद में सिमट कर सो गए। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती चली गई। बाहर झींगुरों की धीमी मगर लगातार आवाज माहौल को और भी सन्नाटा भरा बना रही थी। और फिर दूर कहीं से वही रहस्यमयी लोक धुन, कभी धीमी कभी तेज, जैसे किसी पुरानी आत्मा की पुकार हो। सारे घर में नींद गहराती जा रही थी। सौरभ, सिमरन और आरव गहरी नींद में थे। लेकिन रात के तीसरे पहर तकरीबन 3 बज रहे थे। प्रिया की आंख अचानक खुल गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। उसके माथे पर पसीना था, मानो किसी अनजाने डर ने उसकी नींद तोड़ी हो। उसने करवट लेकर चारों तरफ देखा। कमरा शांत था, सब कुछ सामान्य। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वह चौंक गई। दीवार पर एक पुरानी धुंधली सी फ्रेम में जड़ी एक तस्वीर टंगी थी, जो अभी तक वहां नहीं थी।
प्रिया धीरे से बिस्तर से उठी